हेलो गाइस, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसमें हमारे एमसी के ग्रैंडफादर को कोई अननोन पर्सन ब्रूटली मार देता है और वह अननोन पर्सन डिमोनिक अलायंस से होता है जो पावरफुल मास्टर होता है। लेकिन हमारा एमसी कमजोर होता है। लेकिन एमसी को एक और मौका मिलता है उसी डिमोनिक अलायंस से। जब राइटियस फैक्शन की पावर बढ़ रहा होता है उसे देख के डिमोनिक अलायंस अपनी पावर बढ़ाने के लिए 10 डीमन लॉर्ड चुनने की प्रतियोगिता आयोजित करता है। इसमें कोई भी भाग ले सकता है। तो एमसी को इसके बारे में पता चलता है और वह उस प्रतियोगिता में भाग लेता है। तो गाइस देखते हैं क्या एमसी उस प्रतियोगिता को जीत के 10 डीमन लॉर्ड में से एक बन सकता है कि नहीं और अपने ग्रैंडफादर का बदला ले सकता है कि नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डिमोनिक मार्शल आर्ट अलायंस का सीन, जिसे कॉमनली इसे डीमन हॉल के नाम से जाने जाते हैं। वहीं हम देखते हैं उस बहुत सारे लोग उस डीमन हॉल के अंदर जा रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं एक आदमी को जो इतने सारे लोगों को देख के कहता है ये सभी लोग बादल की तरह इकट्ठा हो गए। जब ही एक दूसरा आदमी कहता है ऑफ कोर्स मैंने सुना है कि रिगार्डलेस फैक्शन से संबंधित डिमोनिक मार्शल आर्ट सीखने के लिए जब तक आपके पास टैलेंट हो कौन सा मूर्ख इस अवसर को छोड़ेगा। ये दोनों और कोई नहीं गेट कीपर होते हैं। ये सुन के वह दूसरा आदमी कहता है अरे यार अगर मैं जवान होता तो मैं भी आवेदन करता। जब भी वह बूढ़ा आदमी किसी को देख के कहता है लेकिन क्या कोई मर गया है क्या, ये और कोई नहीं एमसी होता है। जब भी वह दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है कौन मारा गया, ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, क्या आप फिर से जल्दीबाजी कर रहे हो। वह आदमी कहता है लेकिन तो फिर वह युवा सब यहाँ पे क्या कर रहा है। जब भी एमसी आसमान को देखता है हम देखते हैं उसके रेड आइज को और से मैं अपने मन में सोचता है ये शुरू होने वाला है ग्रैंडफादर। फिर हमारे एमसी का नाम बताया जाता है बू यूनसुल, जो बर्फ में ठंड से सिकुड़ रहा होता है। जब भी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और एमसी कहता है ग्रैंडफादर ने जो मुझे अनमोल नाम दिया है, जिस दिन उसने मुझे वहाँ से लिया जहाँ मैं बर्फ में छोड़ दिया गया था, मेरे ग्रैंडफादर जो एक सब विहार करता थे जो उसका अनुसरण करते करते थे, इसीलिए मैंने भी सब विहार करता काम सीख लिया। ये काम कठिन और कष्टदायक था और लोग मुझे नीचे निगाहों से देखते थे लेकिन मैं ठीक था। जब एमसी एक शव को देखते हुए कहता है वह दुबला पतला है लेकिन उसके बाएं पैर की मांसपेशियां असामान्य रूप से विकसित है। विशेष कारण उसके पिंडली के सामने मांसपेशियां है। ये तो सुप्रीम स्वॉर्ड का एक विशेषता है। ये सुनकर ग्रैंडफादर एमसी के सर पे हाथ रखते हुए कहता है तो तुमने इसे नोटिस कर लिया, तुम एक हेवन से भेजे गए सब विहार करता हो। ये सुन के मैं ग्रैंडफादर के साथ रहने लगा चाहे कितनी भी परेशानी हो, यानी जब तक कि वह दिन नहीं आ गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडफादर को जो एमसी को सुला रहा होता है। जब भी बाहर अचानक से तेज हवा चलने लगती है उसे महसूस करके ग्रैंडफादर उधर देखने लगता है और परेशान होते हुए कहता है जैसा कि वे कहते हैं अच्छा आदमी कभी आता नहीं और जो आते हैं वो अच्छा आदमी नहीं होता। फिर वो एमसी को जगाने लगता है। एमसी उठ के बैठ जाता है। ग्रैंडफादर उससे कहता है चलो हम भी मृत होने का नाटक करने का खेल खेले जैसे कि हम पहले खेला करते थे तुम और मैं। ये सुनकर एमसी कहता है इतनी रात को। जब ही ग्रैंडफादर कहता है अगर तुम इस खेल में अच्छी तरह से सहन कर लेते हो तो मैं तुम्हें एक फ्यूनरल रोब्स और स्वॉर्ड खरीदूंगा जिसे तुम हमेशा चाहते थे। ये सुन के एमसी खुश हो जाता है और कहता है सच में, बेशक सियोल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमसी को जो एक ताबूत के अंदर पैक हो जाता है और वो खुश होते हुए कहता है यस। ग्रैंडफादर उसे उस ताबूत में पैक करते हुए कहता है आज सूर्योदय से पहले डटे रहने का प्रयास करो। ये सुन के एमसी कहता है क्या सूर्योदय तक। जब भी ग्रैंडफादर उस कॉफिन का गेट बंद कर देता है और अपना स्वॉर्ड लेकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। जब ग्रैंडफादर को कहता है कोई तुम चूहे की तरह छिप गए, क्या आपने नहीं सोचा चुल जिम्मा जॉन यंग फैक्शन के फॉरमर हेड। देखते ग्रैंडफादर के सामने एक आदमी खड़ा होता है जो अपने चेहरे को कवर करके रखा होता है। जब ग्रैंडफादर उससे कहता है बहुत समय हो गया ये नाम सुने हुए। ये सुन के वो नकाबपोश आदमी अपना शॉर्ट निकालते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने डीमन हॉल के को लीडर की भूमिका छोड़ दी और इतना नीच काम करके तुम अभी तक जीवित हो। और ग्रैंडफादर पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। हम देखते हैं उसके स्वॉर्ड से रेड कलर की एनर्जी बहुत मात्रा में निकल रही होती है और वो सीधा जाके ग्रैंडफादर पे अटैक करता है। जब ग्रैंडफादर उस नकाबपोश का रॉड एक हाथ से पकड़ लेता है और कहता है यह बूढ़ा आदमी शव विहार करता बना जीने के लिए लेकिन प्रायश्चित करने के लिए। हम देखते हैं वो आदमी को जो ग्रैंडफादर ने जो उसका स्वॉर्ड पकड़ा होता है उससे वह हंसने लगता है। जब ग्रैंडफादर कहता है मैं तुम्हें अपना जीवन दे दूंगा इसीलिए चलो कहीं और चले, मैं यहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। हम देखते हैं उस आदमी का
अटैक से ग्रैंडफादर का डोर टूट गया होता है। ये सुन के वो आदमी हंसने लगता है और पीछे मुड़ के जाते हुए कहता है, अच्छे से आओ, भागने के बारे में मत सोचना। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं उस कॉफिन को जो हिल रहा होता है। जब भी एमसी उस कॉफिन को दरवाजा खोल देता है और रोते हुए कहता है, मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सचमुच में फ्यूनरल रोब्स और स्वॉर्ड चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा ठंडा है। फिर वह उस टूटे हुए गेट को देखता है और वह बाहर आते हुए कहता है, ग्रैंडफादर कहाँ गए? वह अक्सर मेरा इंतजार करते थे। क्या प्रेफेक्चर ऑफिस उन्हें इस समय फिर से बुला सकते हैं? फिर वह ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हुए कहता है, ईमानदारी से कहूँ तो वो डेड बॉडी के फ्यूनरल करने वाले के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करते हैं। जब भी वह कुछ सामने देख के चौंक जाता है, वह देखता है कि उसके सामने जमीन पे फाइट करने का निशान होता है। जब भी उसे कुछ आवाज आता है और वह उस ओर भागने लगता है, फिर वह भागते भागते कुछ देख के चौंक जाता है और वह देखता है कि उसका ग्रैंडफादर बहुत बुरी हालत में होता है और उसके दोनों हाथ कटे होते हैं और उसके आंखों से ब्लड निकल रहा होता है। वह चिल्लाते हुए ग्रैंडफादर की ओर भागने लगता है और वह उसके पास बैठ के कहता है, ये कैसे हो सकता है? जब भी ग्रैंडफादर कहता है, शियोल। ये सुन के एमसी कहता है, हाँ ग्रैंडफादर, ये मैं हूँ। आखिरकार ये क्या हुआ? ग्रैंडफादर कहता है, मुझे माफ कर देना ये बूढ़ा आदमी, अब मुझे लगता है मुझे जाना होगा। फिर वह आगे कहता है, जब मैं मर जाऊं तो दाह संस्कार मत करना। जब भी वह बोलते बोलते अचानक से खून खांसने लगता है। ये देख के एमसी जोर से चिल्लाता है, ग्रैंडफादर, और वह परेशान होते हुए कहता है, कृपया बात ना करे। ग्रैंडफादर कहता है, नहीं शियोल, ध्यान से सुनो, आपको कभी भी बदला लेने के बारे में नहीं सोचना है। ये सुन के एमसी रोने लगता है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ग्रैंडफादर, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और वह ग्रैंडफादर को पकड़ते हुए कहता है, और मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। आप हमेशा कहते थे कि आफ्टर लाइफ इस जीवन से इतना भिन्न नहीं है। मैं आपके साथ आफ्टर लाइफ में भी रहना पसंद करूंगा ग्रैंडफादर, आपके बिना ये जीवन अधूरी है। तभी ग्रैंडफादर कहता है, यह बूढ़ा आदमी हमेशा सोचा कि मैं शांति से जा सकता हूँ। शियोला, यह मेरी अंतिम विनती है, यहाँ से दूर चले जाओ और मैं तुम्हारे साथ बिताए गए समय से बहुत खुश हूँ। और ये बोलते वह अचानक से एमसी के हाथों से गिर जाता है। उसे देख के एमसी ग्रैंडफादर चिल्लाता है और रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो बहुत उदास होता है और वह अपने ग्रैंडफादर को देख रहा होता है। उसने अपने ग्रैंडफादर को अपने घर में लाकर आइस के ऊपर लेटा दिया होता है और जो उसके हाथ काट दिए गए थे उसे भी लाकर वहीं पे रख देता है। ग्रैंडफादर को टच करते हुए कहता है, रिवेंज मत लो, ये बात आपने मेरी प्रोटेक्शन के लिए की थी। और गुस्से में कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह रोते हुए कहता है, आपके दोनों हाथ स्पष्टता एक ही समय पर काटे गए और एक रेयर स्वॉर्ड टेक्निक के साथ जो ऊपर से नीचे तक शूट करती है। इसके अलावा, और वह अपने ग्रैंडफादर की आंख चेक करते हुए कहता है, उन्होंने बीच में ही स्वॉर्ड चलाने की टेक्निक बदल दी और दोनों आंख फोड़ दी। ये एक डेमोनिक मार्शल आर्ट टेक्निक है। और गुस्से में अपने मन में सोचता है, उनमें से एकमात्र ऐसा जो इस प्रकार का घाव पैदा कर सकता है, यह ऑल कंट्रोल सॉफ्ट एक्सेलेंस आर्ट है जो हड्डियों और मांसपेशियों को फ्रीली कंट्रोल कर सकता है। और वह ग्रैंडफादर की पीठ की ओर देखते हुए कहता है, और पीछे हिडन वेपन के ट्रेस 1903, ये भले ही 1000 फूलों की बारिश हो, ज्यादा से ज्यादा ये 66 ही होंगे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इसमें कोई सहयोगी नहीं था, बल्कि शिवांग का हिडन वेपन था जो एक साथ सैकड़ों हिडन वेपन छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा टंग के नीचे और नेल के अंदर पॉइजन है। यह एक ऐसी घटना है जो तब घटित होती है जब किसी व्यक्ति को सड़े हुए मांस और खराब रक्त से जहर दिया जाता है। यह एक एक्सट्रीमली पॉइजन है। उसने ऑल कंट्रोलिंग सॉफ्ट एक्सेलेंस आर्ट, एक पेक्यूलियर एक्सटर्नल आर्ट एक्वायर किया। इसमें शिहवान का हिडन वेपन डिवाइस है जिसे दुनिया में सबसे अच्छा कहा जाता है। और सड़े हुए मांस और खराब खून का उपयोग करके यह एक्सट्रीम पॉइजन बन जाता है। ये आदमी जरूर डिमोनिक अलायंस से होगा, ऐसे बहुत से लोग नहीं हो सकते। और वह खून के आंसू रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें डेफिनेटली ढूंढ लूंगा। और प्रेजेंट में हम देखते हैं एमसी को जो उन दोनों गेट कीपर के पास आके खड़ा होता है और उसके सामने एक डॉक्यूमेंट होता है और उसे घूरे जा रहा होता है। जब भी वह दूसरा आदमी इसे देख के अपने मन में सोचता है, यह क्या मजाक है, यह जनियांग सेक्ट किस तरह का नया फैक्शन है। यह स्पष्ट है कि वह डीमन हॉल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आया था। लगता है ये शरीर अधिग्रहण समझौता को देखकर डर गया और एमसी से कहता है, सुनो, अगर तुम इस पे मुहर नहीं लगाने वाले हो तो झूठ बोलना बंद करो और घर चले जाओ। जब ये बोलता है तभी एमसी अपना अंगूठा गुस्से से काटता है। जब ये
ये देख के वो दोनों गार्ड शॉक हो जाते हैं। जब यान्सी अपना अंगूठा उस एग्रीमेंट पर लगा देता है और कहता है, जिस क्षण मेरे ग्रैंडफादर चले गए उसी समय मेरा जीवन पहले ही बर्बाद हो चुका था और मेरे लिए केवल बदला लेने का रास्ता बचा। तो यह टूर्नामेंट के अंदर पहला कदम प्रेडेटर इस दुनिया के बारे में बताता है, दो बड़ी ताकतों के बीच लड़ाई। जो मार्शल आर्ट दुनिया का यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, जहां राइटियस फैक्शन लीड करता है मार्शल आर्ट गठन का जो न्याय का अनुसरण करता है, और दूसरी साइड अनराइटियस है जो डीमन हॉल के चारों ओर इकट्ठे हुए हैं जो वर्शिप करते हैं पावर का। इससे दोनों साइडों ने लंबे समय तक बैलेंस बनाए रखा, लेकिन राइटियस लोग अपना नेतृत्व बढ़ाना चाहते थे। इससे 18 वॉरियर का निर्माण हुआ जो राइटियस लोगों के तरफ से रिप्रेजेंट करेगा। ये राइटियस के ग्रेट मास्टर का जन्म हुआ। इससे डीमन हॉल के मार्शल आर्ट अलायंस के चेक से खतरा महसूस हुआ और उन्होंने समय न बर्बाद करते हुए 10 डिसाइपल बनाने की योजना शुरू कर दी और किसी को भी डीमन हॉल का कॉम्बैट स्किल सीखने का चौंकने वाला प्रस्ताव दिया, चाहे उसका कोई भी सेक्ट या फैक्शन हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता। इससे मार्शल आर्ट दुनिया का ढेर सारे यंग लोग डीमन हॉल की ओर खींचे चले। फिर हम देखते हैं एमसी को जो गेट खोल के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं वहीं पे ढेर सारे यंग लोग डीमन हॉल के अंदर आए होते हैं और सभी लोग एमसी को देख रहे होते हैं। एमसी साइड से निकलते हुए उन लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक स्ट्रेंज वाइब देते हैं। फिर वह किसी और देख के कहता है, क्या उनमें से एक वह व्यक्ति हो सकता है जो उस फ्लोड से जुड़ा है जिसने मेरे ग्रैंडफादर को मारा? वह पर्सन जरूर एक्सट्रीम अनबीटेबल होगा। अगर मुझे बदला लेना है तो मुझे भी मास्टर बनना होगा और बिना किसी ट्रेनिंग के और बिना किसी सेक्ट के मैं उन 10 डीमन में से एक कैंडिडेट बनूंगा। जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनने का एकमात्र यही तरीका है। जब भी कुछ लोग किसी को देख के हैरान हो जाते हैं, जब भी वहाँ पे एक व्हाइट हेयर वाला बूढ़ा आदमी आता है और हम देखते हैं उसके पीछे 8 एग्जामिनर होते हैं और वह सभी से चिल्लाते हुए कहता है, मैं इस हॉल का हेड हूँ, मेरा नाम हायेकुर्यू यून है। ये सुन के सभी लोग कहते हैं, क्या हेड हॉल? ये तो गोल्डन आर्म ब्लड आई है। आगे हॉल मास्टर कहता है, यह जगह डीमन मार्शल आर्ट में सर्वश्रेष्ठ टैलेंट को चुनने के लिए है। केवल वे जो पास होते हैं मेन हॉल द्वारा स्थापित सभी परीक्षण आधिकारिक तौर पर 10 डीमन कैंडिडेट आर्टिस्ट बन जाएंगे। तो फर्स्ट टेस्ट के लिए डीमन हॉल मास्टर तुम्हारी हड्डियों और तुम्हारे बॉडी के ताकत की जांच करेगा। ये सुन के कुछ लोग कहते हैं, ये कौन सा टेस्ट है? नो वे, मैं तो फाइटिंग टूर्नामेंट में आया था। जब भी वो डीमन हॉल मास्टर सभी लोगों की जांच करने लगता है और जांच करके कहता है, तुम सब पास हो गए। हम देखते हैं एमसी को जो उन लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, अगर तुम पास हो जाते हो तो तुम नेक्स्ट प्लेस पर जा सकते हो। फिर वह सोचता है, क्या बोन स्ट्रक्चर? तभी एमसी के पास एक मास्टर आता है और वह अपना हाथ बढ़ा के एमसी के शोल्डर पर टच करता है। फिर वह कुछ महसूस करके चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है, ये नहीं हो सकता, उस बच्चे की सारी हड्डियां नष्ट हो गई है। और ये आश्चर्य की बात है कि उसने प्रतियोगिता में भी प्रवेश किया। लेकिन फिर वह एमसी को देखता है जो अपने अंदर से किलिंग इंटेंट निकाल रहा होता है। इससे वह घबरा जाता है और कहता है, ये मर्डरस इंटेंट ये सचमुच में है। फिर वह खांसते वहां से जाते हुए अपने मन में सोचता है, फिर भी मैं उसे पास नहीं दे सकता। एमसी को देखते हैं जो उसको जाते हुए देख के अपने मन में सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा, मैंने इतना ही सीखा कि लाशों को कैसे साफ किया जाता है। वह अपने हड्डियों को चेक करते हुए कहता है, मैं इस टेस्ट में कभी सफल नहीं हो सकता। फिर वह गंभीर होते हुए कहता है, लेकिन यह ऐसे खत्म नहीं हो सकता। जब भी मास्टर कहता है, फर्स्ट गेट खत्म हुआ। ये सुन के एक लड़का गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये कैसे फेयर है? यदि आप उम्मीदवारों का चयन केवल हड्डियों के स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं तो टूर्नामेंट आयोजित करने की क्या जरूरत थी? यह अनफेयर है। ये सुन के हॉल मास्टर कहता है, अनफेयर? फिर वह बताने लगता है, मार्शल आर्ट सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हड्डियों का स्ट्रक्चर। मेन हॉल में सभी प्रकार के स्थानों से प्रतिभाशाली लोगों को खोजने के लिए प्रतियोगिता आयोजित किया गया है और जो आदमी बेसिक बोन टेस्ट भी पास नहीं कर सकता वह अनफेयर की शिकायत करता है। ये सुन के वह लड़का कहता है, लेकिन कम से कम और कोई मौका तो मिलना चाहिए। ये सुन के हॉल मास्टर की आंखें येलो कलर के इलेक्ट्रिक से चमकने लगता है और अपने पावर से उस लड़के को हवा में उठा लेता है और कहता है, चिंता मत करो, दूसरे गेट पर हम ऐसे लोगों को भी चुनेंगे जिसकी हड्डियां कमजोर है, जो इस कला को अच्छे से सीख सकते हैं। फिर वह उस लड़के को छोड़ देता है और वहां से जाते हुए कहता है, हम दूसरे गेट की शुरुआत करेंगे इस पॉइंट से। और वह
एक क्रीपी सा लुक देते हुए कहता है, तुम एक दूसरे से फाइट करोगे और सरवाइव करो जब तक केवल एक पर्सन नहीं बच जाता। ये सुन के एक लड़का कहता है, वह कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को मारेंगे, हम सब डीमन हॉल के लोग हैं, क्या यह वास्तव में टेस्ट है? हम देखते हैं उसी लड़के को जो कहता है, हाँ तो यही सही है, और वह अपनी नजर दूसरी ओर करते हुए अपने मन में सोचता है, ये बेहतर है अगर मैं वैसे भी मरने वाला हूँ तो। हम देखते हैं वो जिधर देख रहा होता है, हम देखते हैं वहाँ पे दो लोग होते हैं, उसमें से हमारा एमसी और एक रेड हेयर वाली लड़की होती है, और वह अपना स्पेयर रेडी करते हुए मैं सबसे पहले तुमसे शुरुआत करूंगा, और वह अपना स्पेयर किसी को और चला देता है। हम देखते हैं वह स्पेयर जाके किसी को लगता है और वह हंसते हुए कहता है, अंततः आज मैं तुम्हें मार सकता हूँ रेड ड्रैगन। हम देखते हैं उसने उस रेड हेयर वाली लड़की को स्पेयर मारा होता है। वह लड़की गुस्से से कहती है अंचियोंग, और वह लड़की वहीं पे गिर के मर जाती है। ये देख के कुछ लोग कहते हैं, क्या वह लड़की सचमुच में मारी गई? हम देखते हैं एमसी को जो जो हैरान होकर खड़ा होता है, उसके चेहरे पे भी कुछ ब्लड के छींटे उड़ के आए होते हैं, और वह अपने मन में सोचता है, उसने अपने रिब्स को बचाने के लिए हार्ट को सेक्रीफाइस कर दिया। उसकी बॉडी भले ही कमजोर है लेकिन उसकी रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी एक्सीलेंट है। हम देखते हैं उसी लड़के को जो उस लड़की के अंदर से अपना स्पेयर निकालते हुए सभी से चिल्लाते हुए कहता है, अगर कोई भी इसी तरह से कतार में मरना चाहता है तो मेरे पास आओ, मैं वाई वो चियोंग तुम सभी को फेस करूंगा। ये देख के हॉल मास्टर कहता है, उस लड़की में जोश तो था लेकिन वह समझदार नहीं थी, जैसा कि उम्मीद थी वह जगह बेकार कचरे से भरी हुई है। वह मास्टर कहता है, मैं आपसे सहमत हूँ, और वह अपने मन में सोचता है, इस तरह की लड़ाई में अपने आप को खतरनाक दिखाना यह आपकी पीठ पर कोई टारगेट नहीं करेगा, फिर भी इसमें अन्य लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। हम देखते हैं कुछ लोग को जो ये देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं, हम क्या करें, अब इस दर पर हमें भी लड़ना होगा, और वह दूसरे लड़के को मार देता है। हम देखते हैं जिस लड़के ने उस दूसरे लड़के को मारा होता है वह डर जाता है और वह कहता है, मैंने बिना सोचे समझे उसे मार दिया। जब भी वाई विंचियोंग अपने स्पेयर को लेके उस दूसरे लड़के पेट में स्टैब कर देता है और वह लड़का वहीं पे मारा जाता है। हम देखते हैं हॉल मास्टर को जो उन लोगों को देखते हुए कहता है, वे जितने छोटे होते हैं मृत्यु से उतने ही अपरिचित होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे मारकाट शुरू हो जाता है। हम देखते हैं एक लड़के को जो इतने सारे खून खराबे देखकर सदमे में चला जाता है, और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। आगे हॉल मास्टर कहता है, इसका डर उसकी तर्क शक्ति को और भी अधिक पंगु बना सकती है। फिर वह कुछ देख के चौंक जाता है और उधर क्यूरियस होके देखने लगता है। ये देख के वो एग्जामिनर मास्टर भी उधर देखने लगता है। हम देखते हैं दो लोग साइड में उन लोगों को लड़ते हुए देखते हैं, उनमें से एक दूसरा आदमी होता है और एक एमसी होता है। हॉल मास्टर कहता है, तो आखिरकार वे सभी मूर्ख नहीं थे। देखते हैं वे दोनों साइड में खड़े होते हैं और इधर सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं। इसे देख के एमसी कहता है, डेथ के फेयर के कारण उसने अपने माइंड को लूज कर दिया, और हायुक रुनयुंग ने कहा कि जब तक केवल एक ही नहीं बच जाता तब तक सरवाइव करो। इसका मतलब यह है कि मारना इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि तुम्हें सरवाइव करना है। फिर वह एक डेड बॉडीज के पास जाके उसे टच करते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं शांति से सोचूं और कार्य करूं तो मैं जीवित रह सकता हूं, चाहे कुछ भी हो मैं सरवाइव करूंगा। जब भी हम देखते हैं कि लड़के को जो अपने चेन वाले वेपन से सभी को मार रहा होता है, जब भी उसकी नजर एमसी पर पड़ता है जो डेड बॉडीज को चेक कर रहा होता है, और उसे देख के वह लड़का कहता है, उस लड़के को क्या हुआ? एक नजर में वह एक पैथेटिक लग रहा है, क्या वह अब तक छिपा हुआ था? इधर एमसी को देखते हैं जो उस डेड बॉडीज के हाथ पर घाव के निशान को चेक करते हुए अपने मन में सोचता है, एक हथेली लेकिन लगातार स्वॉर्ड स्प्रिट, एक बॉडी के तेज धार तलवार से मारा गया। हम देखते हैं उसी लड़के को जो अपना वेपन रेडी करके एमसी की ओर फेंक देता है और अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। और हम देखते हैं उसका वेपन सीधा जाके एमसी जो पीछे अपने बॉक्स लटकाया होता है उस पे जाके लगता है, जिससे वो बॉक्स टूट जाता है और उसके अंदर से एक फ्यूनरल का कपड़ा और स्वॉर्ड निकलता है। उसे देख के वह लड़का हंसते हुए कहता है, ये बॉक्स क्या है? एक फ्यूनरल रोब्स या फिर एक जनरल या फिर कुछ और? हम देखते हैं एमसी को जो उस कपड़े को टच करता है और फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं एक टेबल पे वही फ्यूनरल कपड़ा और स्वॉर्ड रखा होता है, और उस कपड़े के ऊपर एक लेटर होता है। फिर वह उस लेटर को पढ़ता है जिसमें उसके ग्रैंडफादर ने लिखा होता है, हैप्पी बर्थडे। ये देख के प्रेजेंट में एमसी गुस्से से उसे घूरने लगता है। हम देखते हैं उसके सामने वही स्वॉर्ड होता है और वह उसे उठाने ही वाला होता है, जब वह लड़का फिर से अपने वेपन को रेडी करते हुए कहता है, चलो देखते हैं, तुम कोशिश करो, तुम उस स्वॉर्ड से क्या करते हैं।
हैं। हम देखते हैं जब भी वह ये वेपन घुमा रहा होता है तभी उसके पीछे से एक लड़का आके इसके पीठ पर जोरदार स्ट्राइक करता है। ये और कोई नहीं वही दूसरा लड़का होता है जो साइड में खड़ा होता है और उसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है और एमसी से कहता है, हेल्प करने के लिए मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे जैसे बेकार लोगों का ध्यान आकर्षित करना ही मेरे लिए चीजों को आसान बनाता है। देखते हैं एमसी को जो उसकी बात नहीं सुनता और वह अपना फ्यूनरल रोब्स उठाने लगता है। उसे देख के वह लड़का कहता है, तुम्हें देखने से लगता है कि तुम्हारी आंखें तेज है लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने मार्शल आर्ट कभी नहीं सीखी। जब भी एक लड़का उस लड़के के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है वह लड़का हंसते हुए अपना स्वॉर्ड पीछे चलाता है और कहता है, तुम्हारे जैसे किसी को भी मैं कभी भी मार सकता हूँ। एनसी को देखते हैं जो उसकी ओर देख के कुछ नहीं कहता है। इधर हॉल मास्टर को देखते हैं जो उस लड़के को देख के कहता है, वह एक साइलेंट स्वॉर्ड है। उसने साइलेंट स्वॉर्ड को होल्ड करके रखा है। वह कौन है जो मुखोन का लेगेसी पोजेस किया है, जिसे कभी ब्लेड का प्रथम पथिक कहा जाता था। ये सुन के वह एग्जामिनर कहता है, उसका नाम न्यूंग लुंग है। वह कहता है कि उन्होंने मुखोन की सीक्रेट मैनुअल और उसकी स्वॉर्ड एक निर्जन घाटी में खोजी। उसने केवल मैनुअल से ही सीखा है, इसीलिए उसका प्रहार सहज नहीं है। उसके मूवमेंट फ्लॉ से भरी हुई है, लेकिन फिलहाल वह एकमात्र व्यक्ति है जिसने मुखोन का डिसाइपल कहा जाता है। उसका शरीर भले ही कमजोर हो लेकिन वे 10 डीमन कैंडिडेट में से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हो सकता है कि वही इसे जीते। ये सुन के हॉल मास्टर कहता है, बेशक वह अभी एक ऐसा बदमाश है जो साइलेंट स्वॉर्ड को पकड़ने के लायक नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ तो कोई भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं दिखता। ये सुन के एग्जामिनर कहता है, आपने सही कहा। फिर वो आगे कहता है, जब तक कि कोई ग्रेट ट्विस्ट ना हो। इधर देखते हैं एमसी को जो अभी भी क्रॉप्स की जांच कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, यह क्रॉप्स कटी फटे खुरदुरा है। कुछ समय बीतता है जब हम देखते हैं उसी लड़के को जो अपने स्वॉर्ड साफ करते हुए कहता है, वास्तव में यह सोचना कि आप ही अंत तक जीवित रहे, और क्रीपी सा लुक देते हुए एमसी को अपनी ओर बुलाते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं भी 10 डीमन लॉर्ड के लिए उम्मीदवार बनूंगा, तो मेरे पास आओ। हम देखते हैं एमसी को जो उसे देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, वह लड़का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है लेकिन मैंने पहले ही उसकी कमजोरी खोज ली। तो हे गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना और वीडियो का लाइक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।